वर्ग, वर्ग संघर्ष और वर्ग चेतना। वर्ग को बोलते हैं क्लास। तो क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्शियसनेस, तीन चीजें, क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्शियसनेस। सबसे पहले तो वर्ग करते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो कार्ल मार्क्स ने इसकी कहीं कोई परिभाषा नहीं दी है ढंग से, लेकिन अपन सोच सकते हैं कि वर्ग लोगों का वो समूह होता है जिसमें एक जैसी चेतना होती है। लोगों का वो समूह जो कैसी चेतना हो, जिसमें एक जैसी चेतना हो। वो लोग जो एक जैसा सोचते हैं और ये सोचते हैं कि इस पूरे आर्थिक जो प्रणाली है उसमें हम सबके संबंध और व्यवहार और जीवन एक जैसा है। तो लोगों का वो समूह जो ये सोचता है कि इस उत्पादन प्रणाली में हमारे सुख दुख एक जैसे हैं, वो क्या बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। चलिए अपन एक वर्ग बनाते हैं पहले, जिसको अपन अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको कई बार भोगना भी पड़ता है। वो कौन सा वर्ग है? मजदूर नहीं करेंगे, इसका सही नाम है प्रोलेटरिएट या सर्वहारा या श्रमजीवी बोलते हैं, जो अपने श्रम पे जीवित रहता है। इसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते, श्रम होता है, सिर्फ पसीना होता है और कुछ नहीं होता। सर्वहारा। तो बताओ अब वर्ग कैसा होता है? वर्ग तो सर्वहारा वर्ग वो है जिसकी उत्पादन प्रणाली में जिसकी कंडीशन क्या है, एक जैसी है। वो लोग जो सिर्फ अपना पसीना बेचते हैं और शोषित होते हैं, वो एक जैसे विचारों के लोग मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। फिर एक दूसरा वर्ग है बुर्जुआ। लोगों का वो समूह जो एक जैसी स्थिति में है और जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है और जो औरों का शोषण करते हैं। ये सारी एक विचारों के लोग जब एक होते हैं तो एक वर्ग बनाते हैं। कौन सा? बुर्जुआ, या जिनको पूंजीपति बोल दो। तो ये दो ऐसे बनते हैं वर्ग। फिर हमने देखा वर्ग है क्या, एक जैसी मेंटेलिटी के लोग, एक जैसी स्थिति के लोग, ऐसे लोग। अब आप बताओ, चलो मैं एक शब्द बोलता हूं, बेघर कौन होते हैं? बेघर, वो लोग जिनके पास घर है नहीं होता, वो बेघर होते हैं। तो फिर मजदूर कौन होते हैं? वो लोग जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास बेचने के लिए पसीना होता है, हाड़ गोडे होते हैं और कुछ भी नहीं होता, वो मजदूर। पूंजीपति कौन होता है? जिसके पास संपत्ति के साधनों का स्वामित्व होता है, जो जिसके बल के ऊपर वो मजदूरों का शोषण करता है, वो कौन होता है? पूंजीपति होता है। ठीक। तो वर्ग ना दो होते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है। वेरी गुड, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। अब आपको कतई नहीं रटना कि उत्पादन के साधन कौन से होते हैं। आप बताओ, आप जो खेत में काम करते हो, उत्पादन कैसे होता है? नहीं, बहुत सारी और चीजें होती है ना। जमीन चाहिए। देखो, उत्पादन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक जमीन चाहिए, फिर आपको ट्रैक्टर चाहिए या बैल चाहिए, फिर हल चाहिए, उसके बाद कच्चा माल के रूप में आपको डीएपी, यूरिया और बीज चाहिए। ठीक है, पानी चाहिए, ठीक है, ट्यूबवेल चाहिए। ये सारे क्या हैं? उत्पादन के साधन। ये अकेले उत्पादन नहीं कर सकते, इनमें क्या मिलाना पड़ता है आपको? ये खुद काम नहीं करते, इनमें श्रम मिलाना पड़ता है। वो इन सबको इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, मालिक है, फिर वो श्रमिक को खरीद के उनपे काम करवाता रहता है। तो ये है उत्पादन के साधन जो मैंने अभी बताया, ट्रैक्टर, जमीन, कुएं वगैरह, ये उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। तो जिनके पास स्वामित्व होता है वो एक वर्ग होता है, जिनके पास नहीं होता वो दूसरा वर्ग। तो एक तो होता है मालिक, एक जो मालिक नहीं होता। जो मालिक नहीं होता उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, वो क्या होता है? वो श्रम होता है, लेबर होती है उसके पास। ये दो चीजें होती है। अब जो स्वामित्व होते हैं वो होते हैं अमीर, और जो जिनके पास श्रम होता है वो क्या होते हैं? गरीब होते हैं। अमीर जो होता है वो होता है शोषक, और गरीब होता है वो होता है शोषित होता है। अब आप इनको, कार्ल मार्क्स कहता है कि ये आज तक का जो भी इतिहास देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें हमेशा से ही दो विपरीत विरोधी वर्ग थे, हमेशा से ही। जब अरस्तु था तो एक फ्री मैन हुआ करते थे, मुक्त व्यक्ति, जिसको फ्री मैन बोला करता, जिसको नागरिक जिसको हम बोलते हैं, जो फ्री था प्रत्येक प्रकार से, अवकाश था जिसके पास, उसको क्या बोलते हैं? फ्री मैन। वो नागरिक थे। और दूसरे कौन थे? उनके दास थे। पढ़ा ना हमने, दास पर था। ठीक है, फिर और आगे बढ़े तो प्लेबियन और ये आए, पैट्रिशियन आए। इनमें से एक मालिक था और दूसरा उसका दास था। फिर और आगे मध्यकाल में आए तो गिल्ड मैन, गिल्ड का मालिक आ गया,
ठीक है, जो सारा उत्पादन करता था। दूसरी जर्नीमैन, जो उसके सामान को बैग पे लटका के और बेचने के लिए जाते थे। तो एक था उत्पादक जो घड़े बनाता था, दूसरा था जर्नीमैन, तो घड़ों को गांव गांव में जाकर बेचता था। तो ये थे। तो ऐसे वो कहता है कि ऐसे करके आप देखोगे कि समाज हमेशा से शोषक और शोषित कितने वर्गों में बंटा हुआ था? 2 वर्गों में बंटा हुआ था शुरू से ही। तो ऐसे अगर 2 वर्ग है, अब आपके दोनों वर्ग याद है। देखिए, पहली जो अवस्था थी इतिहास की, उसमें कोई वर्ग नहीं था। वो बताओ कौन सी थी? आदिम साम्यवाद। वेरी गुड। इसको आप प्राकृतिक अवस्था कह लो, चलो कोई बात नहीं। आदिम साम्यवाद, पुराने वाला साम्यवाद, जिसमें न राज्य था और न ही वर्ग थे। आप उसको प्राकृतिक अवस्था, सही शब्द है वैसे था। प्राकृतिक अवस्था में भी राज्य नहीं था, वर्ग नहीं था, पर थोड़ा सा आदिम साम्यवाद ठीक होता है। इसमें सारी संपत्ति होती है, उसके मालिक सारे के सारे होते हैं, किसी के पास कोई निजी संपत्ति। इसमें संकट क्या था आप बताओ? इसमें जो झगड़ा था वो आदमियों के मध्य, वर्गों के मध्य नहीं था, प्रकृति और मानव के मध्य था। प्रकृति तंग करती थी आदमी को, तो प्रकृति में कंट्रोल करने के लिए जैसे उसने मुसल ये सारी चीजें बढ़ाई, तो समाज में कितने वर्ग पैदा हो गए? 2। और कौन सा समाज आया पहली बार? दास समाज है। तो दास समाज आया, तो ये बताओ वर्ग कितने बन गए? 2। एक दास और एक मालिक। सामंती आया तो किसान और सामंत। पूंजीवाद आया तो पूंजीपति और सर्वहारा। और जब सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा तो वर्ग बताओ 2। जब सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा तो कितने वर्ग होंगे? नहीं होगा, वर्ग 2 के 2 होंगे। अब पूंजीपति नीचे हो जाएंगे और सर्वहारा ऊपर हो जाएगा, रहेंगे 2 के 2। आगे चर्चा चल जाएगी थोड़ी देर में। तो ये है वर्ग। तो क्या उत्पादन के साधनों के आधार पे वर्ग बन जाते हैं? नहीं बनते। वर्ग तब बनते हैं जब उनमें चेतना आ जाती है कि हम एक हैं, तब बनते हैं। जब तक चेतना नहीं आती ना कि हम सब एक हैं, हमारे दुख एक हैं, तब तक वर्ग बनता नहीं है। आपने देखा होगा हजारों सालों से इस देश में सामंतवाद था। हजारों सालों से हमारे पुरखों ने, अधिकांश ने फील किया है सामंतवाद को। आप अपने दादा परदादा से पूछना, अगर जिंदा नहीं है तो कोई आपके पिताजी बता देंगे आपको। उन्होंने कभी भी उनके खिलाफ संघर्ष नहीं किया, जबकि वो जानते जरूर थे कि ये सामंत है, ये हमारे प्रोडक्शन का 75 से 80% हिस्सा किसी न किसी रूप में लूट के ले ही जाता है। हम सब दुख पाते रहते हैं, भूख मरते रहते हैं, अपनी औलाद का पेट काट के खेतों में काम करते हैं, और जैसे डेयरी लगती है उस डेयरी का 80% तक कौन ले जाता है? सामंत ले जाता है। उसके बावजूद ना कभी भी हमने सामंतों के खिलाफ संघर्ष क्यों नहीं किया बताओ? क्योंकि हमारे अंदर चेतना नहीं थी कि हम सब एक हैं, हमारे दुख एक हैं और हम इस दुखों का छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये चेतना नहीं थी हमारे अंदर। हम तो ये सोच के बैठे थे कि ये तो ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिखा है, सामंत को सामंत बढ़ाए और हमें किसान, तो उसका काम एंजॉय करना है, हमारा काम ताज जिंदगी खेतों में भटकना है। ये चेतना हमारे अंदर अगर आ जाती ना तो कब की क्रांति हो जाती। ये चेतना आई जब शिक्षा आई। तब आपने देखा होगा शेखावाटी में बड़े बड़े क्या हुए? किसान आंदोलन हुए। तो भीलवाड़ा के अंदर बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए, बिजोलिया के, ये सारे ये चेतना के परिणाम होते हैं। तो वर्ग तब बनता है जब क्या आ जाती है? वर्ग चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस आ जाती है। अब ये क्लास कॉन्शियसनेस क्या होती है? कोई भी वर्ग जब ये समझने लग जाता है कि इस उत्पादन प्रणाली में मेरा स्थान क्या है और इसका इलाज क्या है। मजदूर जब ये समझने लग जाते हैं कि इस उत्पादन प्रणाली में मैं हूं, वो हूं शोषित, मेरे सिर्फ पसीने का यूज हो रहा है, मेरे हाथ में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो हम सब एक है। ये जब किसमें भाव आ जाता है? मजदूर में। वो है उसकी मजदूर की चेतना। ये जब पूंजीपति में आ जाता है ये भाव कि मैं हूं पूंजीपति, मजदूर मेरे को हटाना चाहते हैं, ये मेरे को हड़पना चाहते हैं और मैं इनका शोषण तो करूंगा, क्योंकि ये उत्पादन के साधन किसके हैं? मेरे हैं, ये जमीन मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है, मैं तो ऐसा ही करूंगा। तो वो सारे पूंजीपति जब एक जैसी भावना ले आते हैं तो वो कौन सा वर्ग बन जाता है? पूंजीपति वर्ग बन जाता है। तो आपने देखा होगा सामंत एक तरफ हो जाते हैं और किसान है कि सामंत को किसानों की तरफ होते हुए देखा है? नहीं होता, क्योंकि सारे सामंत क्या होते हैं? एक जैसी चेतना के लोग होते हैं जो ये मानते हैं हमारा स्वाभाविक हक है किसानों का शोषण करना। ऐसी बुर्जुआ कहता है हमारा स्वाभाविक हक है मजदूरों का शोषण करना। ये है, ये होती है वर्ग की
चेतना, क्लास कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो देखिए वर्ग बनने का काम है, ये दो स्तर के ऊपर चलता है। पहले तो उत्पादन के साधनों में आपकी स्थिति क्या है, आप मालिक हैं या मालिक है नहीं है, और दूसरा आप में ये चेतना है या नहीं है। तो दोनों चीजें मिलनी जरूरी है। सिर्फ अकेले ही कि मैं उत्पादन के साधनों में सिर्फ श्रम करता हूं, अब वर्ग नहीं बनेगा। आप में चेतना आनी चाहिए कि मैं इस शोषण से क्या पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, या मैं शोषण करूंगा, तब वर्ग बनता है। और जैसे ही आप में वर्ग की चेतना आती है, क्या शुरू हो जाता है, अब आपको पता चल जाता है कि ये सामने वाला वर्ग कैसा है, मेरा विरोधी वर्ग है। वैसे क्या शुरू हो जाता है, वर्गों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। अब वर्गों में संघर्ष शुरू क्यों होता है, बताओ, कारण क्या है? आपसी टकराव, विरोधी हित। जिसका शोषण किया जा रहा है वो सोचता है कि उत्पादन के साधनों पे कब्जा मैं कर लूं, और जिसने कब्जा कर रखा है वो क्या मैं छोड़ूंगा नहीं। इस मुद्दे के लेके दोनों के मध्य वर्ग का संघर्ष होता है, क्लास स्ट्रगल होता है। ठीक है, अब ये है क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष। अब ये वर्ग संघर्ष तब होता है जब वर्ग में क्या आ जाती है, चेतना। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता वर्ग संघर्ष, आज तक नहीं हुआ। हमने आज तक भारत का इतिहास उठा के देख लो, किसी मजदूर ने किसी पूंजीपति को नहीं मारा आज तक। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना वहां तक पहुंची ही नहीं। हमारी जो चेतना पहुंचती है वो हड़ताल तक पहुंचती है। हम करेंगे आगे, हम लेलिन को कराऊंगा, विचारधारा करवाऊंगा। तो लेलिन कहता है कि ये चेतना है ना, इसके साथ संकट रहता है। वो चेतना कोई लड़की है, वो मत है ना कि उसके कोई संकट आ गया होगा। मैं उस कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, है ना। वो कहता लेलिन क्या संकट बता गया मेरे ऊपर है। लेलिन कोई हाथ थोड़ी देख गया था मेरा भी ये संकट आएगा, ये है ना, ये रेखा ये कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेलिन कह गया था एक मजदूर में ज्यादा से ज्यादा कौन सी चेतना आ सकती है, हड़ताल करने की चेतना आ सकती है। क्रांति तो वो सोच ही नहीं सकता, हड़ताल करेगा। पूंजीपति अगर किया बैठे और हड़ताल पर क्या बात हुई, वो क्या साहब ऐसे नहीं चलेगा, आप हमारा शोषण करे हो। अरे ठीक है, शोषण तो कर रहा हूँ, उसकी छोड़ो, गोली मारो। तुम तो चाहते क्या हो? की को नहीं, 3 दिहाड़ी मिले 210 रुपया कर दियो राज्जिया, क्या करया 220 और बोलो थे, ओ ताली 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 ताली। अब तो उनकी चेतना कहां तक पहुंचती, ज्यादा से ज्यादा हड़ताल तक। तो भारत के जो मजदूरों की चेतना कहां तक पहुंची थी? लेनिन कहता है कि इसके लिए चेतना के लिए एक दल बनाना पड़ता है, और फिर उनको भड़काना पड़ता है, और फिर उनका नेतृत्व करना पड़ता है, फिर वो क्रांति करते हैं। ऐसे क्रांति नहीं करते। खैर चेतना छोड़ते, चेतना की बाद में चर्चा करेंगे। चेतना बाहर से आती है या अंदर से आती है, बाद में चर्चा करें। अब है वर्ग चेतना। चलो अब चर्चा कर लेते हैं कि चेतना आती कहां से है। तो कार्ल मार्क्स बोलता है कि चेतना स्वतः कहां से प्रकट होती है, अंदर से प्रकट होती है। जब आपका शोषण किया जाएगा ना, तो आप दूसरों से, एक दूसरे मजदूर से बात करोगे, यार भाई अपना शोषण हो रहा है यार। वो कह हाँ यार शोषण तो हो रहा है। तो फिर तीसरे से कहेंगे तेरा भी हो रहा है, यार मेरा भी शोषण हो रहा है, अपन तीनों तो एक ही जैसे हैं। चौथा के अपनी एक मैं यार ऐसा ही मैं हूं। तो ऐसे 4-5 लोगों का चलो एक मान लेते हैं, क्या बन गया, एक बार एक वर्ग बन गया। फिर वो कहते हैं इसका छुटकारा क्या है? तो वो कहते हैं इसका छुटकारा एक है, अपन मिलके पूंजीपति को मार देते हैं और फैक्ट्री पे क्या कर लेंगे, कब्जा। ये फैक्ट्री किसकी होगी? हम सबकी होगी, बराबर होगी सबकी। तो ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, वर्ग संघर्ष। अब ये जो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ये बोलते हैं कि चेतना कहां से आती है, अंदर से, अपने आप ही आती है। मजदूर इतने शाणे होते हैं कि चेतना अपने आप ही आ जाती है उनमें। कार्ल मार्क्स की बजाय उसका जो शिष्य है लेनिन, जिसको मार्क्सवाद को व्यवहार में डाल के बताया, वो बोला गुरुजी ये गड़बड़ कर गए। क्यों? गुरुजी ने सिद्धांत जाड़े थे, व्यवहार में लागू नहीं किया था। उसने कहा कि ये नहीं होता, चेतना अंदर से नहीं आती बल्कि चेतना बाहर से लानी पड़ती है। कुछ है ना ऐसे आदमी होंगे जो मजदूर नहीं होंगे, बल्कि वो है ना मूलतः पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो भाषणवाद होते हैं बहुत तगड़े। वो किताब में लिखते हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं, और वो ना सेमिनार्स करते हैं और मजदूरों के बीच में जाते हैं और उनको बताते हैं तुम मजदूर हो। वो कहते हैं हमें ही पता है कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, कि हमें भी पता है, मेरे पास इलाज है, क्या कि क्रांति करेंगे। तो एक बार तो मजदूरों का मुंह क्या रह जाता है, खुला का खुला, मालिक के खिलाफ क्रांति का। हाँ वो तुम्हारा शोषण करता है। फिर वो कहते हैं ठीक हम क्रांति करेंगे। तो उनकी समझ नहीं आती क्रांति कैसे होती है, कि कल से हम हड़ताल कर देंगे। हड़ताल नहीं करनी क्या है, क्यों? हड़ताल करते तो तुम परसों हड़ताल तोड़ दोगे 10 रुपए लेके, उसका क्या है? हड़ताल तोड़नी नहीं है, मालिक आएगा उसको मारना है अपने को। एक दिन अपन क्या करेंगे, सारे मिलेंगे। तो उस दिन आगे आगे कौन चलता है? वो बुद्धिजीवी चलता है जो उनको भड़काता है। वो आगे आगे चलते हैं, मजदूर लठ लेके पीछे चलते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक ही बल हो सकता है, तो शारीरिक बल हो सकता है या बौद्धिक बल। अब मजदूर जो पूरे दिन जो काम करते हैं खेतों में, जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उनके पास बुद्धि कहां से आएगी भाई? कल को क्रांति की एक योजना तो बनानी पड़ेगी ना। अभी लठ कहां से आएंगे, बंदूकें कहां से आएगी, मारेंगे कैसे? मारने के बाद जब फैक्ट्री
हो जाएगी तो उसको चालू कैसे रखें, कच्चा माल कहां से आएगा, फिर राज कौन चलाएगा, किस प्रकार के मंत्री होंगे, सेना किसकी होगी, पुलिस किसकी होगी, तो बहुत सारा ज्ञान चाहिए। वो तो मजदूरों के पास नहीं होता, वो किसके पास होता है, बुद्धिजीवियों के पास होता है। तो बुद्धिजीवी उनका नेतृत्व करते हैं, और ये बुद्धिजीवी इकट्ठे होते हैं तो बनता है एक राजनीतिक दल जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये बुद्धिजीवियों का एक हरावल दस्ता होता है, वैन गार्ड्स होते हैं। हरावल दस्ता वो होता है जब झगड़ा होता है, लड़ाइयां, युद्ध होते हैं, जो आगे आगे चलता है उसको कौन सा दस्ता बोलते हैं, हरावल दस्ता, वैन गार्ड्स बोलते हैं। तो वैन गार्ड होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं। लेनिन कहता है, लेनिन कौन था, जिसने बोल्शेविक क्रांति कराई थी रूस के अंदर, मजदूरों की क्रांति करवाई थी जिसने, वो था। वो कहता था गुरुजी चेतना अंदर से नहीं आती बल्कि चेतना बाहर से, चेतना होती नहीं है, चेतना लानी पड़ती है, क्रांति होती नहीं है, क्रांति करवाई जाती है। तब वो कहता है आज रात या शाम तक क्रांति हो जानी चाहिए। कौन कहता है, लेनिन। तो अब आप एक चीज तो समझ गए कि मार्क्स में लेनिन में थोड़ा अंतर है, लेकिन छोड़ते, बाई चांस पूछ ले कि कौन कहता है कि चेतना बाहर से आती है, कौन कहता है, लेनिन कहता है। ऐसी ग्रामसी बोला करता था, छोड़ देते हैं ग्रामसी को, उसको छोड़ते हैं। इतना बस दो नाम लिख देता हूं एक बार आधी सेकंड में, एक है मार्क्स और एक है लेनिन। लेनिन तो नेता था, मार्क्स सिद्धांतकार था, फिलोसोफर था। ये कहता है चेतना, आप बताओ, आंतरिक है, और ये कहता है चेतना बाह्य है। अब छिड़ गया वर्ग संघर्ष। तो ये कहता है कि वर्ग संघर्ष जो छिड़ेगा ना, तो वर्ग संघर्ष की जो उच्चतम स्टेज है, वर्ग संघर्ष की उच्चतम अवस्था, वो तब आती है जब क्या आता है, पूंजीवाद आता है। तो ये एक लाइन याद रखना कि वर्ग संघर्ष की उच्चतम अवस्था कब आती है, जब आंखों से शोले निकलने लगते हैं। ये कौन सी अवस्था है, पूंजीवाद है। देखिए पूंजीवाद से पहले भी अवस्थाएं हैं, दास समाज भी है और सामंती समाज भी है, लेकिन उस टाइम में जब वर्ग संघर्ष है उच्चतम स्तर के ऊपर पहुंचता नहीं है। कारण क्या है ये देखते हैं। वो कहता है पूंजीवाद में ना बहुत ही अच्छी स्थितियां पैदा करता है पूंजीवाद। पूंजीवाद में एक तो खुद के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन पाए जाते हैं, द्वंद्व तो हर जगह पाए ही जाएंगे। एक तो खुद के आंतरिक द्वंद्व होते हैं, आंतरिक द्वंद्व, और दूसरा पूंजीवाद के साथ एक संकट और होता है कि वो क्या बढ़ा लेता है। चलो आंतरिक द्वंद्व से समझ में आ जाएगा। पूंजीवाद में खुद में क्या पाए जाते हैं, कुछ आंतरिक द्वंद्व। अभी आंतरिक द्वंद्व क्या होता है, देखिए पूंजीपति क्या करते हैं, आपस में प्रतियोगिता करते हैं। वो कहता है मैं माल बेचूंगा ज्यादा, वो कहता है मैं ज्यादा माल बेचूंगा। माल बेचने के इस चक्कर में बताओ क्या होता है, संघर्ष नहीं होता, प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में एक आदमी का माल हार जाता है और दूसरे व्यक्ति का माल जीत जाता है, तो एक की फैक्ट्री बंद हो जाती है। अब इसकी फैक्ट्री बंद होगी, बताओ वो क्या करेगा, दूसरा पूंजीपति जो जीत गया उसकी फैक्ट्री खरीद लेगा और उसको अपने यहां मजदूर रख लेगा। तो समाज में कितने वर्ग रह जाते हैं, दो। मध्यम वर्ग लुप्त हो जाता है। मध्यम वर्ग को वो क्या करता है, सर्वहारा बना देता है। कौन, पूंजीपति। पूंजीपति खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, वो अपने ही लोगों की संख्या क्या करता जाता है, कम करता जाता है। तो जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा पूंजीपतियों की संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि कुछ पूंजीपति वो कंपटीशन में हारते जाएंगे, उनकी फैक्ट्री बंद होती जाएगी, उनके घर बिकते जाएंगे और सर्वहारा बनते जाएंगे। तो समाज में स्पष्ट कितने वर्ग रह जाएंगे, दो वर्ग। मध्यम वर्ग लुप्त हो गया, बहुत सारे पूंजीपति लुप्त हो गए। अब थोड़े से पूंजीपति बन गए और बहुसंख्यक सर्वहारा रह गए। तो अब संख्या बल के आधार के ऊपर जीतेगा कौन, सर्वहारा। एक तो ये संख्या बल, सर्वहारा 99% होता है, पूंजीपति 1% होता है। दूसरा सर्वहारा के पास एक बड़ा वो मोटिवेशन होता है कि हमारे खोने के लिए कुछ भी नहीं है, भी क्या खोएंगे वो, और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। कि मर गए तो मरे हुए तो है ही, रोज ही मरते हैं, एक दिन मर जाएं। और अगर जीत गए ना तो पूरी फैक्ट्रियां, पूरे आनंद किसके होंगे, हमारे होंगे। तो ये क्रूसेड में उनको ये चीज है ना, इसे धर्मयुद्ध टाइप जो होता है उसमें ये चीज उनको प्रेरित करती है कि हम सब कुछ पा लेंगे। तो वर्ग संघर्ष की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है, तो ये कार्ल मार्क्स कहता है पूंजीवाद, पूंजीपति अपनी कब्र खुद खोदते हैं। नंबर एक, जब वो अपने लोगों की संख्या कम करते हैं। दूसरा, एक काम वो बड़ा जोरदार करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने माल की कीमत को कम रखने के लिए, ताकि मेरा माल कम कीमत होगी तो माल ज्यादा बिकेगा। वो क्या करते हैं, फैक्ट्रियों को एक ही जगह लगाते हैं। एक जगह क्यों लगाते हैं, पहले एक फैक्ट्री लगती है, उस फैक्ट्री को लगाने के लिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, आधारभूत ढांचा आता है। आप एक फैक्ट्री लगाते हो तो पहले जमीन लेते हो वहां, ठीक है, उसके बाद वहां एक सड़क लेके आते हो ताकि कच्चा माल और पक्का माल ढोया
जा सके, वहां बिजली लेके आते हो और पानी की पाइप लेके आते हो। अब दूसरी फैक्ट्री है वहीं आएगी तो बताओ उसके साथ क्या होगा? उसको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जमीन खरीदनी पड़ेगी। पानी पहले से आया हुआ है, सड़क पहले से आई हुई है और बिजली पहले से आई हुई है। अब उसको कुछ नहीं करना, उसको फैक्ट्री लगानी है तो उसका माल अपने आप ही सस्ता हो जाएगा। तो बताओ तीसरी फैक्ट्री कहां आएगी? वहीं आएगी। यहाँ एक कोचिंग आई ना, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, सारी कोचिंग कहाँ आ गई? यहाँ आ गए। तो अब यहाँ न तो मार्केटिंग की दिक्कत है, नए छात्रों को यहाँ जाने का चक्कर है, सारे छात्र एक ही जगह, सारी कोचिंग एक ही जगह। ऐसे ही वहां होता है, सारी फैक्ट्रियां कुछ ही सेंटरों पे केंद्रित हो जाती है। अब उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि जो पहले किसान हुआ करते थे, जिनका सामंत शोषण किया करते थे, वो ऐसे नहीं रहते थे। वो तो 20-20, 50, 100 किलोमीटर दूर गाँव में रहा करते थे और कभी कभी आपस में मिला करते थे, रिश्तेदारी में ब्याह शादी में मिला करते थे। तो बेटे ब्याह शादी की बात करता, शोषण की बात नहीं करते थे, वो तो और बातें किया करते थे। अब ये तो रोज ना लाखों की संख्या में मजदूर कितनी जगह रहते हैं? एक ही जगह रहते हैं। तो उनमें ना संगठन तैयार करना बहुत ही आसान होता है। ये तो गांव गांव जाके संगठन तैयार करो, ठीक है। एक आप कितने संगठन तैयार करो? पूरे एक ही दिन में एक ही जगह भाषण ठोकना, शाम सुबह शाम तक भाषण ठोकोगे, 100 लोगों को तो तैयार कर ही दोगे शाम तक। वरना 10 गांवों में जाओगे, एक घंटे रुकोगे तो कोई भी तैयार नहीं होगा। तब संगठन तैयार करना आसान हो जाता है क्योंकि मजदूर कितनी जगह आ गए हैं? एक जगह। तीसरा पूंजीवाद एक और गड़बड़ करता है, मजदूरों की हालत में बहुत ही टाइट कर देता है। वो उनको इतनी गंदी छोटी छोटी झोंपड़ियों में रखता है कि आप पूछिए मत। तो वो ना जीवन से उनका विश्वास ही उठ जाता है। तो ये और करता है वो। तो ऐसे करके, और वर्ग संघर्ष की उच्चतम अवस्था कौन सी है? पूंजीवाद। अब जब वर्ग संघर्ष होगा तो बताओ जीतेगा कौन? सर्वहारा। सर्वहारा की निश्चित जीत होगी। तो हमने 3 चीजें सीख ली। एक तो होता है वर्ग, एक जैसी स्थितियों के लोग क्या बनाते हैं? एक वर्ग बनाते हैं। एक होती है वर्ग चेतना। जब ये अपनी स्थितियों के प्रति, शोषण के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक चेतना आ जाती है। चेतना बस मार्क्स कहता है कहां से आती है? अंदर से आती है। अब ये जब चेतना आ जाती है वर्ग के अंदर, तब क्या शुरू होता है? वर्गों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आज तक का इतिहास है, ये किसका इतिहास है? वर्ग संघर्ष का इतिहास। ये लाइन पढ़ी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। अब हमने एक चर्चा तो कर ली कि वर्ग संघर्ष तो होगा, लेकिन मुद्दा ये है कि इसमें जीतेगा कौन? ये बताओ आप। सर्वहारा जीतेगा। तो अगली कंडीशन है, अगला जो शब्द करेंगे हम वो करेंगे सर्वहारा का अधिनायकवाद करें। ठीक। अब क्वेश्चन क्या आएगा? वर्ग क्या होते हैं? वर्ग चेतना कहां से आती है? क्या होती है? वर्ग संघर्ष में पूंजीवाद की भूमिका क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, सिंपल से।